अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद ईशान राजपूत, आपका ऑनलाइन फिजिक्स टीचर। बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 उसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि इसके ऊपर आप लेक्चर वगैरह बनाएं, नई बुक है तो डिफ़िकल्टी है। तो हम पहले जो है, मैंने अपने टॉपिक्स भी इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं पहले चैप्टर के। लेकिन हम पहले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आपकी कोचिंग में, आपके स्कूल में आपके टीचर्स वगैरह आपको ये चीज़ें पढ़ा रहे होंगे। तो जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वो आती है न्यूमेरिकल्स में और उसके एक्सरसाइज में। तो हम अब ये सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स और उसके एमसीक्यूज वगैरह आपको सोल्व करके देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पहला पहले चैप्टर का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, जिसमें हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर पूछा गया है व्हाट इज द परसेंट अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट। मेजरमेंट कितनी दी गई है? 3.67 प्लस माइनस 0.25 मीटर। अब देखें यहां पर ये जो 3.67 ये मेजरमेंट है, पैमाइश है। मेजरमेंट हम किसे कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड। अगर हम अननोन क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, कंपैरिजन करें उसका, तो ये कहलाती है मेजरमेंट। जैसे कि अगर हम शुगर परचेज करते हैं, खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, तो जो शॉपकीपर है वो हमें उसके कट्टे में से, चीनी के कट्टे में से हमें चीनी निकाल कर देता है। तो किस तरीके से देता है कि वो उसके पास 1 किलो का जो बट्टा मौजूद होता है, जो वेट मौजूद होता है, वो उसके साथ उसको कंपेयर करता है। वो 1 किलोग्राम का जो वेट है वो उसका स्टैंडर्ड है, तो उसके साथ वो कंपेयर करके हमें देता है, वो पैमाइश है। अब देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, एरर आ जाती है। मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके इंस्ट्रूमेंट के जरिए किसी ने भी ये एक वैल्यू मेजर की है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या इधर इसके साथ यूनिट जो लगा हुआ है मीटर, मतलब कि ये लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, उसके अलावा हाइट हो सकती है। तो उसने ये एक मेजरमेंट ली, एक पैमाइश ली। मिसाल के तौर पे हम रोड की बात कर रहे हैं, किसी रोड की उसने लेंथ को मेजर किया, वो आई है 3.67। अब आगे जो प्लस माइनस के साथ 0.25 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो हमने मेजरमेंट की है उसके अंदर 0.25 की कमी भी हो सकती है, और हो सकता है हमारे इंस्ट्रूमेंट ने 0.25 मीटर एक्स्ट्रा मेजर करके हमें दिया हो किसी न किसी एरर की वजह से। मतलब कि इस वैल्यू में इतनी ऐड हो सकता है नंबर, और इतना ही सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये कहलाएगा अनसर्टेनिटी, जबकि ये हमारी मेजरमेंट है। तो हमें डेटा के अंदर दो चीजें दी गई हैं, लेकिन हमें परसेंट के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमें मालूम करके देनी है, कैलकुलेट करके देनी है। तो बच्चा, फिजिक्स के अंदर हमारे कुछ उसूल होते हैं। जैसा कि हम जब अपना जो है एमएस फिजिक्स कर रहे थे, तो हमारे एक टीचर थे सर, जो है क्या नाम था उनका, अच्छा सा नाम था, नाम अभी ज़हन में नहीं आ रहा। तो उन्होंने ये चीजें समझाई हुई थी। वो कहते थे कि जब भी आपने न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डेटा, कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिली है न्यूमेरिकल की। तो इन्फॉर्मेशन के अंदर हमें मिला है मेजरमेंट की वैल्यू, के पैमाइश कितनी की है रोड की, हमने फर्ज कर लिया कि रोड की पैमाइश है वो है 3.67। अब इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो सकती है, खराबी कितनी हो सकती है, कम या ज्यादा लेंथ कितनी हो सकती है 0.25 मीटर। अब हमें चाहिए क्या रिक्वायर्ड, हमें चाहिए परसेंट अनसर्टेनिटी। ठीक है। तो उसके लिए तीसरा जो स्टेप है हमारा वो होता है फॉर्मूला। इस काम के लिए, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? तो फार्मूला जो है परसेंट अनसर्टेनिटी का जो है वो होता है द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, और उसको आप डिवाइड करवा दें वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी को मेजरमेंट के साथ, जो मेजरमेंट की आपको वैल्यू मिली हुई है, मेजरमेंट के साथ हम इसको डिवाइड करवा दें। तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 0.25, क्योंकि वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी है 0.25 मीटर। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और उसके अलावा ये जो मेजरमेंट है इसके साथ ही हम इसको डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए, तो हम 100 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इसको हमने सोल्व किया 0.25 डिवाइड बाय 3.67,
तो मैंने कैलकुलेट करके पहले रखा हुआ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो ये होगा 0.068। अब 0.068 को हम 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा सवाल परसेंटेज में हल हो जाएगा कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आई है, 6.8%। ठीक हो गया। ये है हमारा सिंपल सा फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या था, हमें मेजरमेंट की वैल्यू दी गई थी, अनसर्टेनिटी बताया गया था, हमसे पूछा गया था परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वो हमने कैलकुलेट की। कैलकुलेट करने का फार्मूला परसेंट अनसर्टेनिटी का फार्मूला वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी, उसको डिवाइड कर दो मेजरमेंट के साथ, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल क्या होगा, ये हमारा होगा रिजल्ट। और इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा एक परफेक्ट स्टैंडर्ड के साथ हमने ये चीज न्यूमेरिकल को हमने सोल्व कर लिया। अगर इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं तो इंशाल्लाह आपका एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए अपने पास, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है तो वो भी ले लीजिए। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारी न्यूमेरिकल नंबर 2 की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमें एक सर्किल दिया गया है और उस सर्किल का रेडियस बताया गया है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। मसलन कि हमारे पास इस तरीके से एक सर्किल है और उस सर्किल का ये सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर, वो हमें वैल्यू बताई गई है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ये चीज हमें बताई गई है। हमसे पूछा गया है कि इस सर्किल का एरिया क्या होगा, इस सर्किल का एरिया क्या होगा और एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी क्या होगी, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो ये रफ मैं मिटा देता हूं यहां पर। तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, एंड इट इज अप्रोक्सीमेट अनसर्टेनिटी, और एरिया में अनसर्टेनिटी क्या होगी, ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, उसका रेडियस है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। उस सर्किल का एरिया मालूम करना है और एरिया के अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस काम के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा। डेटा के अंदर हम क्या करेंगे, जो रेडियस की वैल्यू मिली है उसको सिंपल यहां पर पुट कर देंगे। जो रेडियस जिसको हम आर से शो करवाएंगे उसकी हमने वैल्यू लिख दी। उसके बाद है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ये मैंने पहले ही इसको सोल्व करके रफ वर्क करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैंने काम कर दिया, आपने जस्ट इसको नोट डाउन कर लेना है। तो डेल्टा आर माने के रेडियस के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो मैंने फाइंड आउट करके यहाँ पर लिखी 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर। अब हमारा काम क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया क्या क्या है, इसकी एरिया की वैल्यू क्या है सर्किल के, और एरिया के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो दो चीजें, तो दो फार्मूले इस्तेमाल होंगे। दो फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला नंबर 1 जो कि सर्किल का एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है 3.14, आर जो है हमें गिवन है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, हमें अनसर्टेनिटी इन एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसके अंदर हमारे पास होगा अनसर्टेनिटी इन एरिया डिवाइड बाय एरिया। एरिया की जो वैल्यू मिली हुई है उसको हम अनसर्टेनिटी इन एरिया से डिवाइड करवाएंगे, इज इक्वल टू 2, और आर के साथ डेल्टा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ये भी हमें मिली हुई है, आर की वैल्यू भी हमें गिवन है, ए हमें मालूम करना है। ए मालूम करने के बाद हम अनसर्टेनिटी इन एरिया इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फार्मूला नंबर 1 की जानिब। सॉल्यूशन के अंदर हमने हेडिंग दी फार्मूला नंबर 1 को हम यूज कर रहे हैं, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 उसके ऊपर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर को सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद हम 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया का आंसर आएगा 4.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने रफ वर्क यहाँ पर नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स है तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये चीजें मैंने पहले ही यहाँ पर नोट डाउन करके लिखी हुई हैं। ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें एरिया की हमें जरूरत थी तो इसलिए हमने एरिया को फाइंड आउट कर लिया। अब इस फार्मूले को हम लगाएंगे और फार्मूले के अंदर चीजें पुट करेंगे। डेल्टा ए हमें मालूम करना है, एज इट इज डेल्टा ए लिखा। ए जो है मेजरमेंट है एरिया की वो हमने यहाँ पर नीचे पुट कर दी, लिख दी, जो हमने अभी जो है फाइंड आउट की है। इज इक्वल टू 2 फार्मूले का आ गया। अनसर्टेनिटी इन रेडियस ये हमारे पास लिखा हुआ है और उसके बाद हमारे पास ये, ठीक है,
चलो मैं समझा दूंगा। 0.05 डिवाइड बाय 3.7 और ये इनके साथ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 आ रहा है। डेल्टा आर और आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 10 की पावर 4 10 की पावर 4 ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 0.05 डिवाइड बाय 3.7। इसको हम डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.020 सॉरी 0.027027। अब हमें क्या करना है, यहां पर एरिया को अनसर्टेनिटी इन एरिया जो है इसको अकेला करना है, क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है। इसके साथ कोई भी चीज हमारे को चाहिए ही नहीं। इसको इधर लेके आओ, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो इसको पटखेंगे इधर, ये इसके नीचे डिवाइड में है तो यहां पर आएगा, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई होने के साथ साथ अपनी थोड़ी सी नेचर चेंज करेगा। इसका यहाँ पर 4 प्लस है, इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये इस तरफ आएगा तो 0.02727 के साथ मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारी जो शक्ल बनेगी वो मैंने यहाँ पर इसकी लिख दी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको सोल्व करेंगे, जो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.11 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, अनसर्टेनिटी इन एरिया को भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट लिखी जाती है, फिर उसके अंदर आने वाली अनसर्टेनिटी को लिखा जाता है। तो एरिया की जो वैल्यू है वो हमने लिखी 4.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 और प्लस माइनस इतनी, इसकी वैल्यू के अंदर कमी भी आ सकती है और ज्यादा भी आ सकती है। मतलब इतनी वैल्यू ये 0.11 मल्टीप्लाई 0.11 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, इतना ये वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है और इतनी कम भी हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस माइनस लगाया हुआ है। भाई 10 की पावर 9 इधर भी आ रहा है, 10 की पावर 9 इधर भी आ रहा है, दोनों को बाहर निकाल दो। दोनों को हमने जो ब्रैकेट है उसे बाहर निकाल दिया, मतलब के कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 4.29 प्लस माइनस 0.11। ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वगैरह लेना है तो वो ले ले। फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। स्टूडेंट्स अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3, और न्यूमेरिकल नंबर 3 बुक नहीं लेकिन काम बिल्कुल आसान, बिल्कुल मैट्रिक या 9th की हमारे पास न्यूमेरिकल है। इसके अंदर बोला गया है कि एक जहाज है, हवाई जहाज, और वो उड़ रहा है। हवाई जहाज उड़ रहा है और उसकी स्पीड कितनी है 850 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 850 किलोमीटर का फासला ये तय कर लेगा। अब पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। पूछा गया है कि 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। 850 किलोमीटर ये 1 घंटे के अंदर तय कर लेता है। पूछा गया है कि 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, कितने टाइम में ये इतना फासला तय करेगा। ठीक है भाई, डेटा बनाया, डेटा बनाया तो कितना आया, वेलोसिटी है हमारे पास 850 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो हमने 1 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, चलो स्पीड लगा लो 850, डिस्टेंस लगा लिया 1 किलोमीटर। चाहिए क्या, चाहिए क्या, हमारे को टाइम चाहिए। टाइम दो, टाइम है नहीं किसी के पास, चलो हम ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो टाइम चाहिए, तो टाइम का फार्मूला T इज इक्वल टू एस अपॉन वी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, फार्मूला बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। टी को उधर ले आओ, v को नीचे भेज दो, तू ऊपर आ जा, तू नीचे चले जा। तो ये हमारे पास हो गया टी का फार्मूला। उसके अलावा ये चीजें नहीं आती, उसको ऊपर भेजो, उसको नीचे लेकर आओ, तो सिंपल सा ये हमारे पास ट्राइंगल होता है, इसको आप याद कर लें। और जो चीज चाहिए उसके थोपड़े पे हाथ रख दीजिए, जिस पे हाथ रखेगा ना बच्चा वही चीज लेके देंगे तेरे को। ये v और ये t, ऊपर आ गया s। ठीक है, ये हमारे पास होता है ट्राइंगल। अब हमें क्या चाहिए था, टाइम। टाइम के ऊपर हाथ रखा, क्या आ गया फार्मूला एस अपॉन वी, एस अपॉन वी। हमें चाहिए हो वेलोसिटी, वेलोसिटी पे हाथ रखो, तो एस अपॉन टी, वही दोबारा एस अपॉन टी वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा। ये ट्राइंगल है। अब्बा जो चीज मांगोगे ना, जिस चीज पे हाथ रखे वो लेके देगा तुम्हें। ठीक है, तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू एस अपॉन वी। अब हमारे पास एस की वैल्यू 1 किलोमीटर, टाइम की वैल्यू सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू जो है 850 किलोमीटर पर आवर। हमने कन्वर्ट नहीं किया इसको ऐसा यूनिट के अंदर, मीटर के अंदर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था भाई, ये किलोमीटर और ये किलोमीटर लड़ के आपस में मर गया, हमारे को क्या जरूरत है बीच में घुसने की, लड़ेंगे आपस में मरेंगे साले। तो ये मर गया, तो हमारे पास रह गया नीचे सिर्फ और, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई होगा। तो 1/850, 1/850
इसको अगर हम सोल्व करेंगे, 1 रुपए को 850 बंदों में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.00176 आवर्स, इतने घंटे। अब घंटे में तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा यूनिट चाहिए। कौन सा ऐसा यूनिट, सेकंड। तो सेकंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ये बोर्ड में जगह दी थी, साइड में इसको शिफ्ट करवा के लाया, एक बार मैंने दोबारा ये वैल्यू लिखी कि टाइम बराबर है 0.00176 आवर। तो हमने घंटे को हटा दिया, आवर को उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 3600। 3600 क्या है, 3600 है हमारे पास सेकेंड। तो अब जब इसको 3600 को मल्टीप्लाई करोगे 0.00176 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.2 सेकेंड। तो इतनी सी बात थी कि बिल्कुल तकरीबन अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिर्फ 4 सेकंड लेगा 1 किलोमीटर कवर करने के लिए ये एरोप्लेन। 1 किलोमीटर भागने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको कितने सेकंड लगेंगे, 4 सेकंड। ओके की रिपोर्ट है। ये हमारा बेसिक सा न्यूमेरिकल था, ये हमने सोल्व किया। अब हम चलते हैं चौथे न्यूमेरिकल की जानिब, ठीक है। जब तक आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है बच्चा। अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी जो के लेंथ है, जो उसकी लंबाई है वो है 25 मीटर, और उस टैंक की जो चौड़ाई है वो है 15 मीटर। विड्थ हम बोलते हैं चौड़ाई को, लेंथ हमारे पास हम सबको पता है। लंबाई के बारे में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इस टैंक को स्टोर करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर कितना पानी स्टोर किया गया है, वो है 2980 मीटर क्यूब। इतना मतलब पानी का वॉल्यूम है। तो हमें 3 चीजें बताई गई हैं, लेंथ बताई गई है, विड्थ बताई गई है, वॉल्यूम बताया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इस टैंक की जो डेप्थ है, इसके अंदर जो पानी हमने स्टोर किया है उसकी गहराई कितनी होगी। अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लें। रेक्टेंगुलर टैंक 25 मीटर इन लेंथ, उसकी जो लेंथ है वो 25 मीटर है, एंड 15 मीटर इन विड्थ, और उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो 15 मीटर है। इज यूज टू स्टोर वाटर, इसको वाटर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर 2980 मीटर क्यूब वाटर जो है वो इसके अंदर पंप किया गया इनटू द टैंक, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर की डेप्थ क्या होगी, गहराई क्या होगी। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। डेटा के अंदर हमारे पास क्या है, लेंथ। लेंथ कितनी है, 25 मीटर। उसके बाद हमें दी गई है उसकी चौड़ाई, तो विड्थ कितनी है, 15 मीटर। फिर वॉल्यूम बताया गया है 2980 मीटर क्यूब, ठीक है। पूछा क्या गया, रिक्वायर्ड क्या है, क्या चाहिए, हमें चाहिए डेप्थ, उसकी गहराई। तो हमने सवाल निशान बनाया। कैसे फाइंड आउट करोगे, फार्मूला बताओ। हमने फार्मूला बताया। फार्मूला थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। बेसिक जो वॉल्यूम का फार्मूला होता है वो होता है लेंथ, उसको मल्टीप्लाई करवाओ आप विड्थ के साथ, फिर मल्टीप्लाई करवाओ हाइट के साथ। तो टैंक की जो हाइट है वही तो एक किस्म से उसकी पानी की डेप्थ बनेगी। तो हमने हाइट की जगह पे डेप्थ लिख दिया। हमें डेप्थ चाहिए तो हमें इस विड्थ को और लेंथ को इज इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाना पड़ेगा। जब हम इसको उधर लेकर जाएंगे तो लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई, उधर जाकर ये वॉल्यूम के साथ डिवाइड में जाएंगे। तो ये पूरा जो फैक्टर उधर जाएगा तो लेंथ और विड्थ वॉल्यूम को जाके डिवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डेप्थ का फार्मूला आ गया। फार्मूला आ गया तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग दी और एक बार हमने ये फार्मूला लिख दिया। उसके बाद वॉल्यूम की जो वैल्यू मिली थी 2980 वो पुट की, लेंथ की जो वैल्यू मिली है 25 मीटर वो पुट किया, विड्थ की जो वैल्यू मिली हुई थी 15 मीटर 15 मीटर वो हमने पुट की। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बना 375। 2980 को 375 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.9। इसी को अगर हम राउंड ऑफ करें तो तकरीबन पूरा 8 मीटर ये उसकी हमारे पास क्या आ गई, डेप्थ आ गई, गहराई आ गई। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लिए। फिर हम चलते हैं जो न्यूमेरिकल नंबर 5 की जानिब। प्रॉब्लम नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चा, अब है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि जिसकी हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, स्टेटमेंट कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड रेक्टेंगुलर टैंक। एक टैंक है जो अंडरग्राउंड है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। शुरू में ही सवाल ठोक दिया, विच हैज स्टोरेज फैसिलिटी, जिसमें स्टोर करने की, पानी को स्टोर करने की जो सहूलत मौजूद है वो कितनी है, 1.9 मीटर, ठीक है, बाय 1.2 मीटर बाय 0.8 मीटर। अब ये क्या है, 1.9 0.8, असल में 1.9 ये लेंथ है, 1.2 ये हमारे पास उसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर टैंक की, और जो 0.8 है ये है हमारे पास डेप्थ। 3 चीजें बता दी।
लेंथ, विड्थ और डेप्थ। अब हमें कैसे पता लगा भाई ये सर ने अपनी तरफ से अलार्म तो नहीं हुआ इनको कि इधर तो कहीं नहीं लिखा हुआ ये लेंथ है ये विड्थ है। तो बेटा देखो मीटर 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 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा मीटर का क्यूब, और वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या आता है मीटर क्यूब। तो इसीलिए डेटा के अंदर हम लिखेंगे लेंथ जो है हमारी वो है 1.9 मीटर, विड्थ है 1.2 मीटर, डेप्थ है 0.8 मीटर। हमें क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए तो फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखा भाई लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ। सॉल्यूशन करो ठका करके, हमने इसके ऊपर वैल्यूज पुट की, वैल्यूज को पुट करने के बाद जब आपस में मल्टीप्लाई किया आंसर आया हमारा आंसर आया 1.824 मीटर क्यूब। ये हमारा सिंपल सा सवाल था, बिल्कुल जस्ट लेंथ विड्थ और डेप्थ की वैल्यू बताई है, वॉल्यूम पूछा हुआ, तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की जानिब। बचा अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6। असल में प्रॉब्लम नंबर 6 जो है उसका ताल्लुक है डायमेंशंस के साथ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिखना चाहे तो वो हम कर सकते हैं डायमेंशन के थ्रू। डायमेंशन के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखें कि अपन को तीन चीजों के सहारे किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है। एक है लेंथ, लेंथ के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम। दूसरा है हमारे पास टाइम, टाइम के लिखेंगे कैपिटल टी। और एक है मास, मास के लिए हम लिखते हैं कैपिटल एम। ये तीन चीजें याद रखें। जहां पर भी यूनिट आएगा मीटर, मीटर यूनिट लेंथ का भी होता है, हाइट का भी होता है, डिस्टेंस का भी होता है, वहां पर हमने लिखना है कैपिटल एल। जहां पर भी यूनिट आएगा सेकंड वहां पर हमने लिखना है टाइम। जहां पर भी यूनिट आएगा किलोग्राम वहां पर हमने लिखना है मीटर। तो कोई भी फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसको चेक करने का तरीका होता है कि उसकी डायमेंशन निकाली जाए। अगर डायमेंशन बराबर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये बराबर आ रही है तो फार्मूला करेक्ट है, अदरवाइज वो फार्मूला के अंदर कोई ना कोई एरर है। हमें दो फार्मूले दिए गए हैं। एक फार्मूला है x इज इक्वल टू वी नॉट टी स्क्वायर प्लस 2at। यहाँ पर v नॉट जो है वो वेलोसिटी है, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन, ये टाइम, x जो है वो डिस्टेंस है। बी वाला फार्मूला जो है उसके अंदर भी दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 2at स्क्वायर। हमसे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। Which of these could possibly be correct according to dimensional check। बोल रहा है कि आप डायमेंशनली इसको चेक करें, देखें कि किसकी डायमेंशन बराबर आती है, कौन सा फार्मूला करेक्ट है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास लिखा है x इज इक्वल टू वी नॉट टी स्क्वायर प्लस 2at। ए के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन लिखी थी वो लिखी हमने। देखें x क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो जहां पर भी मीटर नजर आएगा हम क्या लिखेंगे l, तो कैपिटल L आ गया। फिर उसके बाद है वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट हुआ करता है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो जहां पर मीटर आएगा हम लिखेंगे कैपिटल एल, जहां पर एस आएगा एस फॉर टाइम मतलब के सेकंड, तो वहां पर लिखेंगे टी। मैं इसको सही करके लिख दूं कि देखें ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। और अगर इसकी डायमेंशन हमें निकालनी है तो मीटर की डायमेंशन है लेंथ एल डिवाइड बाय सेकंड की जो है वो है टाइम। ऊपर लेकर जाएंगे तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाती है एल टी पावर माइनस 1। ये हमारे पास वेलोसिटी की क्या आ गई डायमेंशन आ गई। तो हम क्या करेंगे सिंपली वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर पुट करेंगे। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पुट की एल टी पावर माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई, बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, टी के ऊपर है पावर, तो टी क्या है यहाँ पर बजाय खुद आ गया टाइम, तो टाइम के लिए कैपिटल टी लिखेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब है हमारे पास एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन की अगर हमें डायमेंशन मालूम करनी हो तो एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा लेंथ मीटर के लिए, सेकंड है तो टाइम, और टाइम के ऊपर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो एल टी की पावर माइनस 2। ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन। तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमने लिखी एल टी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय टी के लिए कैपिटल टी हमने लिखा। अब हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। भाई यहाँ पर टी के ऊपर पावर 2 है और यहाँ पर पावर माइनस 1 है, दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास होगा टी की पावर 1, 1 हम लिखते नहीं है तो हमारे पास इसकी डायमेंशन बन गई एल टी, प्लस आ गया 2 आ गया,
एल टी की पावर -2 है और यहाँ पर टी की पावर कुछ नहीं है तो समझ लो कि 1 है। तो माइनस का 2 और एक है प्लस का 1, तो किसका आएगा आंसर? आंसर आएगा माइनस का 1, तो इसके ऊपर पावर आ गई -1। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करें तो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव करता है कि ये फार्मूला इनकरेक्ट है। उसके बाद है बी वाला फार्मूला। तो बी वाले फार्मूले में हमने क्या करना है, सिंपल यही एक्स की जगह पर डिस्टेंस की जगह पर उसकी डायमेंशन पुट की एल, वेलोसिटी की जगह पे एल टी की पावर -1, उसकी डायमेंशन टी की जगह पे टाइम +2, ए एक्सीलरेशन तो उसकी डायमेंशन पुट की एल टी की पावर -2, एक्सीलरेशन की जो डायमेंशन है एल टी की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय टी, टी के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर टी है, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर कितनी होती है 1, और इसके ऊपर पावर है -1, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो टाइम टाइम से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एल, ये बचा प्लस, ये आ गया 2। अब देखें ये टी की पावर -2, ये है टी की पावर +2, तो ये दोनों टी भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बचा है 2l, ये एक एल ये 2l, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3l। और 3 जो है एक नंबर है और नंबर हमेशा डायमेंशनलेस होता है, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर 3 को हम हटा दें तो हमारे पास l = l, लेंथ बराबर है लेंथ के। तो ये फार्मूला हमारा डायमेंशनली प्रूव्ड है, ये डायमेंशनली हमारे पास करेक्ट फार्मूला है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो ये आप न्यूमेरिकल है सिंपल सा, इसकी असल में तो बस डायमेंशन फाइंड करनी थी, डायमेंशन हमने निकाली, जो फार्मूला डायमेंशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो फार्मूला करेक्ट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक फिर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर असल में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये असल में कन्वर्जन है। जो हमारे पास छोटे छोटे प्रीफिक्सेस होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करवाना है। अब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम के बजाय मैंने डायरेक्ट डेटा लिखा है। डेटा के अंदर हमें बताया गया है कि 1 हेक्टर वो बराबर होता है 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के। उसके अलावा 1 एकड़, ये जमीन बोलते हैं ना हम, 1 एकड़ 2 एकड़, 1 एकड़ वो बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट स्क्वायर के। और 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के। हमें क्या करना है, हमें मालूम करना है कि 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर है। हमें बताया गया कि 1 एकड़ बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 फीट स्क्वायर के। हमें यह मालूम करना है कि 1 हेक्टर कितने एकड़ के बराबर होता है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले हेडिंग दी है कि एकड़ इन मीटर, एकड़ को जो है हमें मीटर में कन्वर्ट करवाना है। तो 1 एकड़ वो बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 फीट स्क्वायर के। तो ये वाला फैक्टर हम रहने देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। अब ये जो फीट स्क्वायर आ रहा है इसके लिए मैंने यहाँ पर साइड में एक जो है कन्वर्जन करके रखी हुई है कि 1 मीटर जो है वो बराबर होता है, वो बराबर है, वो जहां पर हमें मिला था डेटा के अंदर 3.28 फीट के, 3.28 फीट के बराबर है 1 मीटर। यहां से अगर हम फीट को अकेला करना चाहें, 3.28 को उठाकर इज इक्वल टू की तरफ लेकर जाएं तो ये हमारे पास 1 के डिवाइड में आएगा। तो 1 डिवाइड बाय 3.28 मीटर वो बराबर होगा सिर्फ और सिर्फ 1 फीट के। अब हमारे पास हमें फीट नहीं चाहिए, फीट का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए फीट का स्क्वायर है। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पर भी स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर। तो इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो 1/3.28 मीटर और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, अब फिट स्क्वायर की जगह पे, फिट स्क्वायर की जगह पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। ये जो हमारे पास वैल्यू थी फिट स्क्वायर की जगह पे हमने पुट कर दी। तो हमारे पास फिट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 1/3.28 मीटर और उसके ऊपर ये स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है भाई, ये 4 तो 1 के ऊपर स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, ठीक है। मीटर के ऊपर स्क्वायर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3.28 के ऊपर जो ये स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10.7584। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। जब हम 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 को डिवाइड करवाएंगे 10.7584 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 3
ये हमारा आ जाएगा 3718 मीटर स्क्वायर, 3718 मीटर स्क्वायर। ये चीज हमारी आ गई। ये हमें पता लगा है कि 1 एकड़ के अंदर कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, सिर्फ हमें ये पता लगा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 3718 जो है इसको उठाकर उस इज इक्वल टू उस तरफ लेकर जाएंगे, ताकि हमें सिर्फ मीटर स्क्वायर का पता लगे कि 1 मीटर स्क्वायर कितने एकड़ के बराबर होता है। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर है 1/3718 एकड़ के बराबर। ये चीज हमें मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे कि 1 हेक्टर के अंदर, 1 हेक्टर के अंदर कितने मीटर हमारे कितने एकड़ होते हैं। तो हमें एक कन्वर्जन तो यहाँ दी गई है कि 1 हेक्टर बराबर है 10⁴ मीटर स्क्वायर, इसीलिए हमने मीटर स्क्वायर को अलग किया हुआ है। तो 1 हेक्टर बराबर है 10⁴ मीटर स्क्वायर के, तो 10⁴ को हम रहने देंगे, बाकी जो मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/3718 एकड़। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.689 एकड़। तो 1 हेक्टर के अंदर 2.698 एकड़ होते हैं। ये हमारी सिंपल सी कन्वर्जन थी जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट की। इसके बाद हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की जानिब, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें कहा गया है कि एक घड़ी बनाने वाली फैक्ट्री है और उसका ये दावा है कि जो उसकी घड़ी है उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड की आएगी 1 साल के अंदर। देखें पढ़े कि वॉच फैक्ट्री, एक वॉच फैक्ट्री है, क्लेम्स, वो दावा करती है दैट इट इज वॉचेज, के उनकी जो घड़ियां हैं गेन और लॉस नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स इन अ ईयर। मतलब कि 1 साल के अंदर, 1 साल टाइम है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी मतलब कि उसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितनी होगी, वो होगी 10 सेकेंड्स की। या तो वो 10 सेकेंड्स आगे दिखाएगी या 10 सेकेंड्स पीछे टाइम। हाउ एक्यूरेट इज दिस वॉच एक्सप्रेस एज परसेंटेज। तो हमें कहा गया है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की मालूम करके बताएं। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाया, टाइम अनसर्टेनिटी कितना था, वो था 10 सेकेंड। टोटल टाइम की मेजरमेंट कितनी है, 1 ईयर। 1 ईयर को अगर सेकेंड्स में हम डिवाइड कन्वर्ट करवाएंगे तो वो आएगा हमारे पास 3153600 सेकेंड्स। ये हमारे पास सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने का तरीका आसान है। 1 साल के अंदर आप देखेंगे हमारे पास जो है 1 साल के अंदर दिन कितने हैं, 365। एक दिन के अंदर घंटे कितने हैं हमारे पास, 24 घंटे। एक घंटे के अंदर जो है मिनट कितनी है, 60। और एक सेकंड, एक मिनट के अंदर सेकंड कितने हैं, 60 सेकंड। इन तीनों चीजों को, चारों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंट अनसर्टेनिटी। तो परसेंट अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला है वो हम शुरू में भी एक न्यूमेरिकल कर चुके हैं लेक्चर के। वो होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब कि जो मेजरमेंट आपकी है और मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उसको आप डिवाइड करवा दें और 100 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइम वो है 10 सेकेंड और टोटल टाइम कितना है, वो है 3153600 सेकेंड। तो इसको हम 10 से 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम इस पूरे का सॉल्यूशन करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.17 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ इतने परसेंट इसकी अनसर्टेनिटी होगी। इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। उसके बाद हम जो है इसको वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चा, अब है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 के मैंने स्टेटमेंट लिखने के बजाय आपके सामने सिर्फ और सिर्फ इसका डेटा लिखा है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है कि मैं पूरी स्टेटमेंट लिखता फिर उसके बाद दोबारा इसका सॉल्यूशन करता। तो इसीलिए मैंने सिर्फ डेटा लिखा है जो हमारे काम की चीज है। ठीक है, बुक के अंदर आप न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस बारे में बात हो रही है। अब देखिए, काम की जो चीज है हमारे सवाल के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, वो हमें दिया गया है डेटा। डेटा दिया गया है हमें मून का। मून का हमें बताया गया है डायमीटर। अब देखें डायमीटर होता क्या है, अगर हम मून को एक सर्किल मान लें परफेक्ट, तो ये है हमारे पास सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ मून। तो ये यहां से लेके इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस है आर। और अगर यहां से लेके मैं यहां तक एक और लाइन ड्रॉ करूं, ये आर, तो ये जो पूरी लाइन है ना, ये 2 आर मिलकर जो बनाएंगे, ये कहलाएगा इसका डायमीटर। तो डायमीटर बराबर होता है 2 आर के, और आर बराबर होगा डायमीटर डिवाइड बाय 2 के। ठीक हो गया।
तो हमें मून का डायमीटर बताया गया है वो है 3480 किलोमीटर। फिर हमें अर्थ का रेडियस बता दिया गया कि अर्थ का रेडियस होता है, ये हमारे पास है 6380 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ मून बताओ, मून का वॉल्यूम बताओ कितना है, और बताओ कि कितने मून कितने चांद मिलकर वॉल्यूम ऑफ अर्थ का मुकाबला कर सकते हैं। नंबर ऑफ मून्स इन अर्थ, मतलब कितने मून्स कितने चांद मिलकर इस अर्थ के बराबर वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो उसको मुकाबला कर सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें पता लग जाएगा कि कितने मून का वॉल्यूम एक अर्थ के मून के बराबर, एक अर्थ के वॉल्यूम के बराबर होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ मून कैलकुलेट करना है, क्योंकि फार्मूला जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मून है तो उसके अंदर रेडियस ऑफ मून की जरूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले रेडियस ऑफ मून मालूम करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ मून डिवाइड बाय 2। मैंने यहाँ पर बताया कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो हमें रेडियस मिल जाता है सर्किल का, और यहाँ पर सर्किल के बजाय क्या है, मून है। तो मून का रेडियस अगर हमें मालूम करना है तो उसके डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाएंगे। डायमीटर की वैल्यू है 3480, उसको डिवाइड किया 2 से तो आया हमारे पास 1740। 1740 क्या है, हमारे पास किलोमीटर है ये, ठीक है, 1740 किलोमीटर। उसके बाद हमें मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून तो आ गया। अब फार्मूला है 4 डिवाइड बाय 3 पाई, पाई की वैल्यू कौन से 3.14, और बोला गया है कि हमारे पास रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया 1740। 1740 जब हम मून के रेडियस की जगह पे पुट करेंगे और उसके ऊपर एक क्यूब, तो हमने ये चीजें पुट कर दी। पुट करने के बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, हमारे पास आंसर आएगा 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 10 किलोमीटर क्यूब। आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, प्रीफिक्स रख दें किलोमीटर का और मीटर के ऊपर ये क्यूब अप्लाई कर दें तो हमारे पास ये चीज हो जाएगी। तो ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल में इसकी जरूरत नहीं पड़ रही। इतना भी अगर आप रखेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ओके। किलोमीटर क्यूब में ही हमें ये चीज चाहिए, क्योंकि आगे किलोमीटर क्यूब से कट आउट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ मून सॉरी वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ मालूम करने के लिए उसमें हमें जरूरत पड़ेगी रेडियस ऑफ अर्थ की, लेकिन रेडियस ऑफ अर्थ हमें पहले ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका फार्मूला पुट करेंगे 4 डिवाइड बाय 3 पाई आर ई क्यूब। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमने जब ये चीजें पुट की तो 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर ई मतलब रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है 6380 और उसके ऊपर एक क्यूब। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर क्यूब। अब हमें क्या करना है, हमें यह मालूम करना है कि रेशियो क्या बन रहा है, तनासुब क्या बन रहा है इनके दरमियान में, इनके साइज में कितना फर्क है, कितने चांदों का वॉल्यूम मिलकर एक जमीन के वॉल्यूम का मुकाबला कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अभी हमने कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। वॉल्यूम ऑफ मून हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। मीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो चीजें हैं इनको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 49.4। 49.4 का मतलब है कि 49.4 मून्स मिलकर एक वॉल्यूम ऑफ अर्थ का मुकाबला कर सकते हैं। मतलब कि 49.4 मून्स का वॉल्यूम एक अर्थ के वॉल्यूम के बराबर होगा। 49.9 मून्स का वॉल्यूम एक अर्थ के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मून जो है वो है 49.4 टाइम्स, ठीक है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो है 49.4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मून के, इतने टाइम इससे ये हमारे पास बड़ा है। ओके की रिपोर्ट है सही। ये हमारे पास हो गया न्यूमेरिकल। तकरीबन हमने तमाम न्यूमेरिकल को सोल्व कर लिया। इसके अंदर मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब गर्मी में भी खड़ा हूं, इधर पंखे वंखे बंद किए हुए ताकि वॉइस वगैरह क्लियर आए। लेकिन अगर फिर भी कोई वीडियो के अंदर कमी कोताही रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको हम दूर करें। ये आपके फर्स्ट लेक्चर जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स थे। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर की जानिब जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, इनके एमसीक्यूज वगैरह को सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ इसके जो टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूंगा। तकरीबन मैंने 6-7 वीडियोस अपलोड की हुई हैं न्यू बुक की। तो इंशाल्लाह टॉपिक भी चलेंगे और उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी चलेंगे। आपको ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, और
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और एक काम जरूर कर लीजिए, ये चैनल है ना, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ना ही कोई पैसा लगेगा, ना कोई टैक्स लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको नए जो लेक्चर आएंगे उनका नोटिफिकेशन आसानी मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।